हमने कल कौन सा श्लोक पढ़ा था? पिबंती नद्या स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु आरिवाः परोपकाराय सताम विभूते। तो इसमें सीधी सी बात है जो किसके बारे में बताया हुआ है? जो मतलब दूसरों पर उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया था कि उनकी जो संपत्ति है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। तो आज जो हमारा श्लोक है वो मृच्छ कटिकम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मृच्छ कटिकम। सामने लिखा हुआ है ना किताब में कि कहाँ से ये लिया गया है। तो ये कौन सा है? गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैर गुणैः समः। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसका उच्चारण करना होता है कि जैसे कहाँ पर विसर्ग है उसको के उच्चारण से संबोधित करना है। ठीक है, आई की मात्रा या ए की मात्रा है, तो जैसे पुरुषैः विसर्ग भी है साथ में है। ठीक है, और नैश्वर्यैर गुणैः। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या है कि अन्वय देखते हैं। अब इसका जो अन्वय आएगा, अन्वय जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जिस तरह से हमने हिंदी व्याख्या इसकी करनी है, जिस सीक्वेंस में करनी है, उस तरह से हमने इसका अन्वय करना है। तो आप लिखिए, ठीक है, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः। फिर से बता देता हूं, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्त दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। तो ये इसमें इसका अन्वय आया है। अब सिंपल सी बात है कि जब हम इसका क्या करेंगे हिंदी में, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगी। देखिए कि पहले क्या था, पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्य, यानी पुरुषैः यानी मनुष्य को। ठीक है, जहां रामई बनता है ना वहां पुरुषैः, तो मनुष्यों को हमेशा, सदा, सदा मतलब हमेशा, गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य, यानी गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को सदा गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद क्या है, गुण युक्त दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न, यानी गुण युक्त, गुणों से भरपूर यानी गुणवान, दरिद्रः अपि, जो गुणवान व्यक्ति है, दरिद्र भी या दरिद्र होते हुए भी, अगुणैः ईश्वरैः समः। ठीक है, यानी अगुणैः गुणहीन ईश्वरैः, ईश्वरैः से यहाँ हमारा तात्पर्य जो धनवान, धनवान है, ठीक है, या जिनके पास मतलब बहुत सारे पैसे या कुछ भी है, मतलब संपत्तियां हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है इसका, मतलब क्या आया था, गुणयुक्तः दरिद्र अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न, यानी गुणवान गरीब होते हुए भी गुणहीन धनवानों के बराबर नहीं होता। गुणवान क्या है, गरीब होते हुए भी गुणहीन, अगुणी मतलब गुणहीन, गुण जिनके अंदर गुण नहीं है, गुणहीन धनवानों के बराबर नहीं होता। अर्थात कैसा होता है, महान ही रहता है वो। कैसा रहता है वो? महान। कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके पास गुण है ना, वो जो दुर्गुण वाले है या अगुण वाले जो व्यक्ति है, गुणहीन व्यक्ति है, उनके पास एक, देखो सीधा सा एग्जांपल समझते हैं, एक आदमी है गरीब, कैसा है वो? गरीब है। ठीक है, एक है अमीर, कैसा है? जो गरीब आदमी है उसके पास है गुण। मान लीजिए वो कोई कला किसी कला को जानता है वो, ठीक है, चलो नए मॉडर्न तरीके में समझते हैं कि उसको कंप्यूटर चलाना आता है। क्या चलाना आता है? कंप्यूटर। वो मतलब मास्टर माइंड है कंप्यूटर का। और एक है अमीर, जो अमीर है उसको नहीं आता कुछ नहीं। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, बीड़ी सिगरेट इत्यादि जो है नशे करता रहता है। तो अब बताओ, क्या वो पैसे वाला अमीर जो गुणहीन व्यक्ति है वो महान है, या जो गरीब व्यक्ति है जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो महान है? कौन हुआ महान?
पैसे वाला नहीं हुआ क्या? क्यों? क्योंकि वो गुणहीन है। तो वो गुणहीन धनवान है, यानी गुण नहीं है उसके अंदर कुछ भी, और वो क्या है, वो धनवान है। पर जो गरीब है वो, उसके पास क्या है, गुण है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि गुणवान गरीब होते हुए भी गुणहीन धनवान के बराबर नहीं होता है, उससे क्या होता है, महान होता है, उससे बड़ा होता है, ये बताया हुआ इसमें। तो गुणेश्वर ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरेर गुण समा। ठीक है, पुरुष ही सदा गुणेशु एव ही प्रयत्न कर्तव्य। तो हमें किस तरह से क्या प्रयत्न करने चाहिए, हमेशा गुणों को बढ़ाने के प्रयत्न करने चाहिए, हमें गुण सीखते रहने चाहिए। खाली ये नहीं कि मेरे को सिर्फ इतना आता है और मैं यहाँ पर स्टॉप हो जाऊं। ठीक है, मान लीजिए आपको क्या आता है, मान लो आपका खेलने में ही है ज्यादा इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, आप खेले ही जानते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी पे लगे रहो। कोई भी गुण अगर सीखने को मिल रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कंप्यूटर सीखना है जैसे, ठीक है, या कुछ और जो भी गुण है, कोई कला, मान लीजिए शिल्प कला है, या मतलब आपको अच्छी ड्राइंग बनानी आती है, गीत आप गा सकते हो, तो जो भी सीखने को मिले उसको सीखते जाओ। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास गुण होते हैं वो जीवन भर रहते हैं। सुनाई दिया? पैसा तो आपको पता ही है कि आता जाता रहता है ना। तो ये मृच्छ कटिकम से लिया गया है ये श्लोक। ये आप मतलब अगर वहां पर प्रसंग लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि ये कहाँ से दिया गया है, मृच्छ कटिकम से। तो अब अगला आता है हमारा नीति शतक का श्लोक। ठीक है, नीति शतक से ये लिया गया है। तो आरंभ गौरवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। ठीक है, तो आप इसको देखो, आरंभ गौरवी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। कितना अच्छा बताया हुआ इसमें, देखो आप कि सबसे पहले जो नीति शतक है वो भर्तृहरि कवि की रचना है। ठीक है, नीति शतक किसकी रचना है, भर्तृहरि की, आपको पता होना चाहिए, जहां से ये श्लोक ग्रहण किया गया है। अब इसमें क्या है, मित्रता के बारे में बताया हुआ। किसके बारे में बताया हुआ है, मित्रता के बारे में। तो मित्रता के बारे में व्याख्या की गई है। तो अब देखो इसका अन्वय क्या करेंगे हम, आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी, आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी, और उसके बाद क्या है, लघवी पुरा वृद्धि मत्ती च पश्चात, यानी पुरा लघवी और पश्चात च वृद्धिमती। ठीक है, अब मित्रता के बारे में बताया। अगर आप संस्कृत समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। देखो, आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी, कि पहले ऐसी है फिर क्रम से वैसी है। उसके बाद क्या है, पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती। ठीक है, पहले ऐसी है बाद में ऐसी है। फिर उसके बाद आता है, अन्वय बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप लिख भी रहे हो तो साथ साथ लिखो, आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी। वही है बेटा, मैंने वही कहा ना कि हमने सिर्फ श्लोक से इधर उधर करना है, जैसे हमने हिंदी व्याख्या बनानी है। तो आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी, पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाया इव, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री। ठीक है, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री। ठीक है, तो ये बताया हुआ इसमें कि आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री। ठीक है, तो लिख दिया होगा आपने। तो इसको आप समझो, आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयणी, यानी आरंभ में गुरवी यानी बड़ी। ठीक है, दीर्घ, जिसको दीर्घ कहा जाएगा। तो आरंभ गुरवी मतलब आरंभ में बड़ी, क्षयणी क्रमेण, और कैसे है, जब वो पहले बड़ी मतलब बड़ी है फिर क्रम से घटती हुई। ठीक है, आरंभ गुरवी का मतलब क्या हो गया, शुरुआत में या आरंभ में बड़ी, और क्रमेण क्षयणी क्रम से घटती हुई, कौमा पूरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती, पहले छोटी, लघु क्या होता है छोटा। ठीक है, और वृद्धिमती क्या हो गया, बढ़ना। तो पूरा लघवी यानी पहले छोटी
और बाद में बढ़ती हुई, वृद्धि पश्चात वृद्धिमती, ठीक है, पश्चात वृद्धिमती। उसके बाद क्या, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पहले आधे भाग में, दिन मतलब दिनस्य का मतलब हो गया दिन के, पूर्वार्ध यानी आधे पहले भाग में, पूर्व, पूर्व होता है पहला, ठीक है, अर्ध मतलब आधा, भिन्ना मतलब अलग, दिन के पूर्वार्ध भिन्ना छाया इव, ठीक है, दिन के आधे भाग तथा बाद के आधे भाग में अलग अलग, ठीक है, देखो दिन के आधे भाग में अलग और आधे भाग में अलग, ठीक है। इव खल सज्जना नाम मैत्री, की तरह होती है, किसकी मैत्री होती है, खल सज्जना नाम, दुष्ट और सज्जनों की, जो मतलब कहने का मतलब दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है, ठीक है, आधे भाग में अलग होती है और आधे भाग में अलग होती है, ऐसी दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है ना, आरंभ में बड़ी किसकी होती है, कि पहले तो बहुत सारी मित्रता हो जाएगी पर बाद में घट जाएगी, किसकी होती है ऐसी मित्रता, दुष्टों की मित्रता, ठीक है। यानी जो बुरे लोग होते हैं ना, अगर हमारी उनसे मित्रता होती है ना, पहले तो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है कि भाई बस ये तो मेरा दोस्त ऐसा है कि बहुत अच्छा है, ठीक है, हमें बिल्कुल एकदम मतलब अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि और बाद में फिर वो घटती घटती चली जाती है। और जो सज्जनों की मित्रता है वो कैसी होती है, आरंभ में शुरुआत में क्या होती है, कम होती है और धीरे 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 उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि किस तरह से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जो सज्जनों की मित्रता है पहले सीमित होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, प्रगाढ़ होती जाती है। और जो दुष्टों की मित्रता होती है वो क्या होती है, पहले तो एकदम मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं, बड़ी लंबी होती है मित्रता, पर बाद में वो क्या होती है, धीरे धीरे घटने लग जाती है। आपको पता लग जाता है धीरे धीरे कि ये तो मुझे बुरी बुरी ही गाइडेंस देता है व्यक्ति, इसलिए मुझे इसकी मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, आया समझ थोड़ा सा आपको कि कैसे मित्रता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये नीति शतकम से लिया गया था ये, और भर्तृहरि इसके कवि है, ये आपने ध्यान देना है। अब आगे देखो, अगला श्लोक हमारे पास आता है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, ठीक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालय सह विप्रयोगः, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि YouTube पर इसको जो इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है या दिया जाएगा, जहां भी आपको ये लिंक प्राप्त होगा ना। बाकी मैंने लिंक आपको भेजा भी है, कहां पर, व्हाट्सएप के माध्यम से, वो आपने सुनने हैं कि किस तरह से इस श्लोक की लय है और याद करनी है, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरारै सह विप्रयोगः। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है, ठीक है, और विद्वानों का सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है। दृष्टांत मतलब हंसों के बारे में बताया हुआ है ना। हंस जानते हो, हंस क्या होता है, जानते हो ना, ठीक है, राजहंस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, राजहंस और राजहंसी के बारे में। तो हंसों के बारे में बताया गया है कि हंसों के माध्यम से एक क्या दिया है आपको इसमें, इस दृष्टांत के माध्यम से ये बताया गया है कि सज्जनों का सम्मान हमें करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अन्वय इसका किस तरह से करेंगे हम। हंसः मही मंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु हंसः मही मंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गतः भवेयुः हानिः तु तेषाम सरोवराणाम ही, हानिः तु तेषाम सरोवराणाम ही येषाम मरालहि सह विप्रयोगः, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। हंसः मही मंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गतः भवेयु हानिः तु
तेषाम सरोवराणाम ही येषाम मरालहि सह विप्रयोगः। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हंसः महीमंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु। ठीक है, अब देखो, हंस महीमंडल मंडनाय यानी पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, हंस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु, जहां भी कहीं भी जाते हैं या जाएं। ठीक है, हंस क्या बताया था हमने, हंस किसको अलंकृत करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए या पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए। जो हंस है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहां भी कहीं भी जाएं। ठीक है, जहां भी कहीं भी जाएं, हानि तो तेषाम सरोवराणाम ही, हानि तो उन सरोवरों यानी उन तालाबों की होती है, ये शाम मरालई सह विप्रयोगा, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, यानी जहां से हंस चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो, आप पहले समझो, मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूं। अब मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है, 9th क्लास में मान लो एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो बोर्ड की क्लास में पूरे HP बोर्ड में फर्स्ट आएगा। ठीक है, और क्या होता है कि कोई एक प्राइवेट स्कूल है, वो उसको कैप्चर कर लेता है, उसके पेरेंट्स को बोलता है कि भाई इसकी एडमिशन यहाँ कराओ, हम इसकी फीस कम कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। ये एक उदाहरण है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो हानि किसकी होगी, समझ सकते हो? अगर वो बच्चा चला गया, जब आप 10th में पहुंचोगे, तो हानि किसकी होगी, स्कूल की होगी, होगी ना स्कूल की हानि, क्योंकि वो बच्चा इस स्कूल से बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आना था, और विद्यालय का नाम, क्षेत्र का नाम क्या होना था, रोशन होना था ना। और क्या हुआ कि यहाँ से वो उसको ले जाया गया या वो चला गया। तो मतलब अब विद्वान मैं यहाँ पर संज्ञा उस बच्चे को दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर है कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाएं, हानि तो केवल उन तालाबों की होनी है जहां से वो चले जाते हैं, जहां से उनका वियोग हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि विद्वान लोग अगर यहाँ से चले जाते हैं तो हानि यहाँ की होगी, वहां की नहीं होगी जहां वो चले गए हैं। ठीक है, इसलिए हमें विद्वानों को क्या करना चाहिए, विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, वरना विद्वान लोग फिर चले जाते हैं। अब अगला जो श्लोक, अच्छा ये मैंने बताया नहीं, भामिनी विलास से लिया गया है। ठीक है, भामिनी विलास से ये लिया गया है, उससे ये श्लोक लिया गया है, और मतलब इसमें हंसों के दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है कि हमें किस तरह से सज्जनों का सम्मान करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाती है, हानि हो जाती है जहां से विद्वान लोग चले जाते हैं। अब अगला आता है हमारे पास हितोपदेश से। ये आपने पढ़ा है ना आपने पिछली कक्षा में। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। ठीक है, अब देखो इसका जब हम अन्वय करेंगे तो गुणः गुणज्ञेषु भवन्ति, ठीक है, ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। अब सिंपल सा ही, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, यानी गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति अस्वाद्य तोयः नद्यः प्रवहन्ति अस्वाद्य तोयः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। ठीक है, ये जो है हितोपदेश से लिया गया, आपको पता है। और हितोपदेश के रचयिता कौन है, नारायण पंडित। ठीक है, कौन है, नारायण पंडित। और हितोपदेश एक मतलब अच्छी रचना है, और इस श्लोक में कुसंगति से दूर रहने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि गुण गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी
क्या होता है गुण? हाँ बताइए बताइए जोर से थोड़ा सा। गुण, उसके बाद अगर वो किसके पास चले गए, गुणहीन के पास चले गए तो दोष बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, गुण गुणियों के पास रहने पर ही गुण रहते हैं। गुण गुणियों के पास रहने पर ही गुण रहते हैं। अगर वे गुणहीन के पास आ जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोष। ठीक है, अब अस्वाद तोया प्रवहंती नद्या, स्वादिष्ट जल वाली नदियां क्या है? बहती रहती है। बहती है ना, जो नदी बह रही होती है यानी उसका जल क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो स्वादिष्ट जल वाली नदियां क्या है? बहती रहती है। परंतु समुद्रम आसाद्य भवंती अपेयः, परंतु समुद्र को पाकर या समुद्र में मिलकर वे जल वाली जो नदियां है या वे जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता। यानी नदी से कर देते हैं, समुद्र में आसाद्य भवंती अपेयः, परंतु वे क्या है? समुद्र में मिल जाने पर पीने वाली नहीं रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि गुणों की सार्थकता जो है वो गुणी के पास ही है। अगर वो निर्गुणों के पास आ गए, ठीक है, जिन्होंने बुरे कर्म करने हैं, तो क्या बन जाएंगे? वो दोष बन जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि जिस तरह से मतलब समुद्र में मिल जाने पर क्या हो जाते हैं? अच्छे लोग भी क्या बन जाते हैं? बुरे बन जाते हैं। तो ये बताया गया है इसमें। तो हमें क्या है? कुसंगति से बचना चाहिए। समुद्र यहाँ पर कुसंगति है। ठीक है, समुद्र क्या है? कुसंगति, क्योंकि वो खारापन है उसमें बहुत सारा। ठीक है, और नदी, जो नदी है ना इकलौती चल रही है, वो क्या है? सज्जन है, क्योंकि उसमें मीठापन है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में सिर्फ एक दो होते हैं अच्छे लोग, जो मतलब पूरे सज्जन टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर वो दुष्ट लोगों के बीच में रहेंगे ना, मतलब उनमें घुल मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी संगति का असर होता ही है। ठीक है, संगति का असर होता ही है, इसलिए हमें बुरी संगति से हमेशा बचते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो अध्याय है, ये श्लोक हमारे हो गए हैं, और लगता है कि आप कुछ समझ भी आपको आ गया होगा। आया समझ? हाँ, तो अब हम आगे करेंगे, अगले सत्र में आगे करेंगे। ठीक है, आगे की प्रक्रिया। तो गृह कार्य आप पूरा कर लीजिएगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है? श्लोक लिखना है, यानी संकेत देना है। ठीक है, प्रसंग लिखना है इसका कि कहाँ से ये ग्रहण किया गया है श्लोक। ठीक है, आपकी पुस्तक का नाम क्या है और पाठ का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने अन्वय करना है, अन्वय के बाद आपने हिंदी व्याख्या करनी है, और भावार्थ आप अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हैं अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं। जैसे हमने दृष्टांत लिख बताया थोड़े से। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुसंगति का प्रभाव बताया, ऊपर हंसों वाला बताया। ठीक है, तो दृष्टांत इत्यादि आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने कल कौन सा श्लोक पढ़ा था? पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु आरिवाः परोपकाराय सताम विभूते। तो इसमें सीधी सी बात है, जो किसके बारे में बताया हुआ है?